कर्नाटक चुनाव परिणामों के तुरंत बाद अपने पहले वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने जो कहा था उसके दूसरे दिन ही वो सारी बातें सच साबित होने लगी हैं और मैंने जो कारण बताए थे वो कारण भी कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में प्रचंड हार के बाद तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी भयंकर रूप से असफल नेताओं को देश की जनता की तार्किक क्षमता को बर्बाद करने, उनके सोचने समझने की शक्ति को छीन करने, इसके बाद चुनावी लाभ लेने की साजिश में उतार दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बीजेपी के नेताओं को असफल क्यों कह रहा हूं, चुनावी रणनीति को साजिश क्यों कह रहा हूं, तो इन सब के पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि उसके पीछे की कहानी जब आप समझेंगे तो खुद से सवाल करेंगे कि क्या दुनिया के तथाकथित सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज इस कदर मजबूर हो गई है, इस कदर असफल हो गई है, इस कदर बौखला गई है, बर्बाद हो गई है कि वो संविधान विरोधियों के तलवे चाटने के लिए तैयार हो गई है, देश को वैचारिक रूप से पंगु बना देने वाले लोगों को भगवान बना देने तक उतारू हो गई है। आज इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए, यहाँ के लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान के लिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बच्चों के भविष्य के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की हार के तुरंत बाद से 2024 की ताबड़तोड़ तैयारियां शुरू कर दी है, ऐसा दिखने लगा है। हालांकि बीजेपी के लिए तैयारी शुरू करने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए हर दिन चुनावी मोड का ही होता है। चुनाव की तैयारियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ने वाली है वो आधार कभी भी किसी देश के लिए लाभदायक बिल्कुल नहीं हो सकता, वो भयंकर रूप से नुकसान देने वाला है। आप सभी से मैं आज अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा और एक एक शब्द पर विचार करिएगा, वरना हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में न सुनने का मौका मिले और न विचारने का। इस मुद्दे पर बात करने के बाद मैं आपको एक लेडी नटवर लाल की कहानी सुनाऊंगा, जिसने प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी बनकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में बड़ा वाला खेल कर दिया है। और जिसके साथ खेल किया है वो कोई सड़क छाप आदमी नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि इतने जागरूक व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री की नकली भतीजी ने चूना, कत्था, सुपारी, पान सब लगा दिया। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक में पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही थी। कभी हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करना, कभी टीपू सुल्तान के नाम पर भ्रामक जानकारियां फैलाना, कभी गोरक्षा तो कभी जय बजरंगबली का नारा लगाकर। मगर कर्नाटक में सारी कहानी उल्टी पड़ गई। जिस बीजेपी नेता ने कहा था कि हिजाब नहीं चलेगा, जनता ने चुनाव में उसका हिजाब उतार दिया। दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी और गालीबाजी करने वाला भाजपा का पूर्व विधायक टी राजा, इस व्यक्ति ने जितने भी भाजपाई उम्मीदवारों का प्रचार किया सबकी बुरी तरह से हार हुई। यूं कह लीजिए कि सुपड़ा ही साफ हो गया। यानी कहानी साफ है कि कर्नाटक के लोगों ने नफरत फैलाने वालों और नफरती मुद्दों को दरकिनार कर दिया और अपनी असल जरूरतों और अपने असली मुद्दों पर वोट किया। वैसे भी जब देश का प्रधानमंत्री ही खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांग रहा हो, क्या किया है, क्या करेंगे, इसे छोड़कर जब बात यहां तक उतर जाए कि मुझे 91 बार गालियां दी गई, मेरी कब्र खोदी जा रही है, वो लोग मुझे निपटाना चाहते हैं, बजरंगबली की जय हो, तो फिर समझ लीजिए कि अब कुछ बचा नहीं है। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में कोई दांव काम नहीं कर रहा है, कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। पीएम मोदी वहां भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आए दिन उन्हीं की पार्टी के नेताओं के यहां से करोड़ों रुपए कैश पकड़े जा रहे थे, भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने आ रहे थे। निश्चित ही कर्नाटक के लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जिस प्रधानमंत्री के सबसे घनिष्ठ मित्र पर दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का आरोप लग रहा है और जिस मित्र का नाम लेने से प्रधानमंत्री डर रहे हैं, वो कर्नाटक में आकर विपक्षियों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरह के जितने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सब पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल नजर आ रही है। और इसका आकलन करने के लिए किसी और चीज को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जनता के किसी भी मुद्दे पर यदि बीजेपी सफल होती तो फिर उसे ऐसे ऐसे लोगों की आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके चरणों में नतमस्तक होने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद प्रधानमंत्री की रैलियों में बजरंगबली की जय का नारा लगाना नहीं पड़ता। इस वीडियो में हम धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन की बात करेंगे। आने वाले एक साल में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे भगवान पैदा किए जाएंगे, या फिर जो पहले से पैदा किए जा चुके हैं उनकी मनगढ़ंत महत्ता को जनता के दिमाग में जबरिया ठेला जाएगा। आगे जो बातें मैं कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार के पटना में कार्यक्रम लगा था। बताया गया कि लाखों की भीड़ यहां पहुंची थी। हालांकि शिक्षा और भौतिक सुविधाओं का अभाव तथा चमत्कार देखने की लालसा कहीं भी लाखों की भीड़ जुटा सकती है। और फिर जिसके साथ दुनिया की कथित सबसे बड़ी पार्टी खुलकर खड़ी हो, माफ करिएगा,
खड़ी ना हो, उसके कदमों में लेटी हो, तो फिर लाखों की भीड़ लगाना कौन सी बड़ी बात है। मगर सवाल यह है कि वो कौन सी मजबूरी है जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने पर मजबूर करती है। वो कौन सी मजबूरी है जो भाजपा सांसद मनोज तिवारी को ड्राइवर बना देती है। वो कौन सी मजबूरी है जो पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में झुका देती है। वो कौन सी मजबूरी है जो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने दर्जनों वरिष्ठ भाजपा नेताओं को कतार में खड़ी कर देती है। मैंने अपने कई वीडियोज में कहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिन दो राज्यों में बेहद बुरी स्थिति में फंसी है, उनमें पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है बिहार। क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से तीन बड़ी शक्तियां हैं, इनमें से जब जो दो एक साथ होंगी वो चुनाव जीत जाएंगे। यही अक्सर देखा भी गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ थे तो उन्होंने 40 में से 39 सीटें जीत ली। मगर इस बार कहानी एकदम उल्टी नजर आ रही है। इस बार बिहार में बीजेपी लगभग अकेली खड़ी है, बाकी सारी पार्टियां एक तरफ हैं। उससे भी बड़ा मामला यह है कि केंद्र की मोदी सरकार को 9 साल हो चुके हैं, कोई भी ऐसा एक मुद्दा नहीं है जिस पर जबरदस्त सफलता का दंभ बीजेपी भर सके। 2 करोड़ रोजगार का मामला हो, 15 लाख खाते में देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो या फिर भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो। आपको याद होगा साल 2019 में भारतीय रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की लंबी चौड़ी भर्तियां निकाली गई थी चुनाव से ठीक पहले। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। इसी तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जैसे एक वक्त में देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। विकिपीडिया पर उपलब्ध इस सूची को आप देख सकते हैं। बिहार में भी 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित करने की बात कही गई थी। पहले नंबर पर था पटना, फिर मुजफ्फरनगर, भागलपुर और फिर बिहार शरीफ। स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है, रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ को जला दिया गया और आग लगाने वालों में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी भी हुई। तमाम हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों पर आरोप लगा है और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहां वादा स्मार्ट सिटी बनाने का था, कहां जो था उसे भी जलाकर बर्बाद किया जा रहा है। जिस पटना राजधानी में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेता लोटपोट हो रहे थे, इन सभी नेताओं को एक बार उसी पटना राजधानी में घूमकर यह देखना चाहिए था कि पटना कितना स्मार्ट हो गया है। बिहार में बीजेपी यह भी नहीं कह सकती कि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। सालों तक नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में बीजेपी ने सरकार चलाया है। पिछले 9 सालों से केंद्र में सत्ता में है, मगर आज भी लाखों की संख्या में बिहारी लोग अन्य प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी कमाते हैं, मगर वहां भी उन्हें शांति से कमाने नहीं दिया जाता। भाजपा की विचारधारा को समर्थन करने वाले तथाकथित पत्रकार वहां भी आग लगाने पहुंच जाते हैं। एक बार कल्पना करके देखिए, बीजेपी के इतने बड़े बड़े सांसद और मंत्री 26 साल के एक मुंहफट व्यक्ति, जिसकी शिक्षा के बारे में मैं तो नहीं जानता, हालांकि शिक्षा जबान से झलकती है और जबान कितनी अच्छी है इनकी ये तो आप सब जानते ही हैं। सोच कर देखिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता किस कदर मजबूर हो गए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति के सामने, जो कभी माइक में फुर फुर करके कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा कर देता है, सरेआम मन से पाखंड और भूत प्रेत की काल्पनिक विचारधाराओं को बढ़ाने का दावा कर देता है, जो सरेआम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करता है, ऐसे संविधान विरोधी के सामने बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री नतमस्तक होते हैं। जबकि इन्हीं सांसदों और मंत्रियों ने संविधान की कसम खाते हुए संविधान की रक्षा का वादा किया था। जिस संविधान की कसम इन लोगों ने खाई थी, उसी संविधान के अनुच्छेद 51 क में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने की बातें कही गई है। क्या पाखंड को बढ़ावा देने वाले बाबाओं के सामने नतमस्तक होकर बीजेपी के तमाम नेता देश के संविधान के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? क्या यह संविधान की आत्मा के साथ चीरहरण जैसा नहीं है? क्या आप इसे संविधान का बलात्कार नहीं कहेंगे, जिस संविधान के प्रस्तावना में ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश के रूप में परिभाषित किया गया है? उसी संविधान की कसम खाने वाले भारत को धर्म के आधार पर चिन्हित करने वाले लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। बिहार में तो इस तरीके से चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो राम मंदिर की कहानी तो पहले से चल रही है। देश के गृह मंत्री ने घोषणा कर ही दी है कि 2024 के जनवरी में राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। वो तो एक अलग मसला है। मगर देवकी नंदन ठाकुर आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं। इनका कहना है कि उन सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति दबी हुई है, हमारे आराध्य की मूर्ति रौंदी जा रही है। हाल ही में वाराणसी के मस्जिद का मामला गर्म हुआ था। संभवतः कार्बन डेटिंग की अनुमति भी मिल गई है, यानी कि अगले 1 साल में आपको बहुत सारी कहानियां बनती बिगड़ती हुई नजर आएंगी, जो सीधे सीधे धार्मिक नफरत फैलाने के लिए प्रयोग की जाएंगी। अब फैसला इस देश की जनता को करना है कि उन्हें अपने असल मुद्दों की बात करने वाली सरकारें चाहिए या फिर मुद्दों से भटकाकर नफरत की आग में झोंकने वाले लोग चाहिए। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भारत वो देश है जहां पर प्रतिदिन 20 लड़कियों, 20 महिलाओं को दहेज हत्या के तहत मार दिया जाता है। क्या आपने कभी किसी तथाकथित बाबा की जबान से इन हत्याओं के बारे में सुना? यदि ये लोग खुद को धार्मिक मानते हैं तो फिर धर्म का ये कौन सा हिस्सा है कि बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाए? और ये जो
बेटियां मारी जाती हैं इनमें से ज्यादातर हिंदू धर्म की ही हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में आए दिन बेरोजगारी की वजह से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। लाखों करोड़ों नौजवान डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, रोजगार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इन तथाकथित चमत्कारियों ने कभी उन नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर बात की है? और क्या वो नौजवान हिंदू नहीं है? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लाखों की संख्या में नौजवान टेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। लाखों नौजवान पुलिस की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, मगर इन सब मुद्दों पर इन सारे तथाकथित बाबाओं की जबान बंद हो जाती है। शायद महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, यदि ये दोनों मिल जाएं तो फिर देश बर्बाद हो जाता है। बात बात में लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले बीजेपी नेताओं को यह सोचना चाहिए कि वो भारत का भविष्य किस गर्त में ले जाना चाहते हैं। खोद खोद कर मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा करना और फिर उसे लेकर राजनीतिक द्वेष पैदा करना, जनता के मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश के लोगों को टोपी पहनाना अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा चलता रहेगा। कर्नाटक चुनाव के बाद मैंने जो पहला वीडियो किया था उसी में मैंने कहा था कि भले ही कर्नाटक में बीजेपी को हिंदुत्व का मुद्दा फेल हो गया, लेकिन बीजेपी आने वाले दिनों में इसी मुद्दे पर और मजबूती से लड़ना चाहेगी, क्योंकि बाकी का कोई मुद्दा बचा ही नहीं है उनके पास। महंगाई की बात कर नहीं सकते, भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है, इतना कि पीएम मोदी के सबसे घनिष्ठ मित्र गौतम अदानी पर दुनिया का सबसे बड़ा कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन पीएम मोदी जवाब तक नहीं दे पाते। बेरोजगारी 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। महिलाओं की सुरक्षा का आलम यह है कि खुद बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर देश की बेटियां हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठी हैं, मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब आप खुद ही कल्पना करके देखिए, बीजेपी चुनावी रण में उतरे तो कौन सा हथियार लेकर। बहरहाल बीजेपी का हथियार क्या होगा ये उनका चयन है, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य कैसा होगा, किस आधार पर बनाया जाएगा, ये चयन आपका होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, मैं कभी कह भी नहीं सकता। वोट किसको देना है, किसे नहीं देना है, यह आपका व्यक्तिगत अधिकार है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को मजबूर करिए कि वो आपके मुद्दों पर बात करें, आपके मुद्दों पर वोट मांगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें ठीक लगी होंगी। यदि ऐसा है तो शेयर जरूर करिएगा। अब आपको ले चलते हैं बनारस, वही बनारस जहां कभी किसी को मां गंगा ने बुलाया था। हालांकि मां गंगा की हालत करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लगभग वैसी ही बनी हुई है। यह जांच का विषय हो सकता है कि मां गंगा ने बुलाया भी था या फिर कहानी कुछ और थी। अब गंगा के उस नगरी से अभी की एक जबरदस्त कहानी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री की भतीजी बनकर रिटायर्ड कर्नल से 21 लाख रुपए की ठगी हो गई है। किसी महिला ने रिटायर्ड कर्नल से मिलकर खुद को पीएम मोदी का रिश्तेदार बताया, भतीजी बताया और स्टॉक मार्केट से लंबा चौड़ा मुनाफा दिलाने के लालच में कर्नल साहब को फंसा दिया। इस मामले में वाराणसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मगर इससे संबंधित सवाल जब पीएमओ से पूछा गया तो जवाब आया कि वेरोनिका नाम की कोई महिला प्रधानमंत्री की भतीजी है ही नहीं। अपना नाम वेरोनिका बताकर 21 लाख की ठगी करने वाली इस महिला ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी ढेर सारी तस्वीरें दिखाकर कर्नल साहब को बेवकूफ बना दिया। हाल ही में आपने देखा था गाजीपुर के शेरपुरिया का मामला आया था। हालांकि वो व्यक्ति तो आधिकारिक रूप से बीजेपी के बड़े नेताओं के करीबी था। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है इस मामले को लेकर, बनारस वाले को लेकर। मगर एक बात तो साफ है कि पैसे की लालच में बड़े बड़े पदों पर रह चुके लोग भी अपनी मति खो देते हैं। ऐसे 2 गुना 4 गुना करवाने के चक्कर में आए दिन लाखों की लूट होती रहती है, मगर फिर भी लोग इन मामलों में लगातार फंसते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।